हेलो गाइस, आज वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि जो वीडियो था, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ था, पर किसी प्रॉब्लम के कारण और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये वीडियो डिलीट हो गया था। फिर से नया वीडियो बना रहा हूँ, सेम ही टॉपिक का और सेम चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे रहेंगे और आप लोगों का जो चैप्टर 1 का जो रिवीजन वीडियो डाला था मैंने, वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और साथ में उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया है। तो अभी मैं चैप्टर 2 का स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले हमें मिलेगा एटम एंड इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो कि या अनडिविजिबल है या इनडिविजिबल है या फिर अनकटेबल है, तो ये इसको बोलते हैं एटम, है ना। तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होता है, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है, रिलेटिव मास दोनों का 1 है, पर इलेक्ट्रॉन का क्या है 0.005। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1000 टाइम्स छोटा कौन है? 1000 टाइम्स छोटा है आपका इलेक्ट्रॉन, 1000 टाइम्स स्मॉलर है। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन का होता है -1। न्यूट्रॉन का होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज का अगर वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू होता है +1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻19। तो आप नोटिस किए होंगे कि ये जो दो वैल्यू है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर सिर्फ चार्ज ही अलग है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, मास का एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है 1.67 × 10⁻27 kg, वो सेम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अभी आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये कैसे पता चला कि कौन सा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पढ़ेंगे। पहले आएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके डिस्कवरी के बारे में आपके लिए उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है इस क्लास लेवल में। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, और उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट से किया था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसका सेटअप क्या होता है? इस सेटअप में एक ग्लास का एक ट्यूब लिया जाता है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब में 2 मेटल का पीस होता है, ये दोनों के साथ तार जुड़ा हुआ होता है और एक वोल्टेज जनरेटर में लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, और ये जो आपका जो ट्यूब है ग्लास का, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या होता है? इसमें एक आउटलेट होता है जहाँ पे वैक्यूम पंप लगा के उसके अंदर का ज्यादातर एयर को बाहर किया जाता है, और इसके अंदर फिर भी कुछ एयर बचता है जो कि वेरी लो प्रेशर में होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ये बैटरी को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। पर आपको पता है सर्किट कंप्लीट होने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए एक क्या होना चाहिए? एक मीडियम होना चाहिए। पर क्या यहाँ पे मीडियम है? कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ? इसी बात को सोच के जे थॉमसन ने क्या किया, इसी चीज़ को, इसी सेटअप को थोड़ा एक क्या मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद क्या किया, मॉडिफाई करके कैसे मॉडिफाई किया देखते हैं। तो वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब तो ठीक है, पर वो जो एनोड है, एनोड को क्या कर दिया? एनोड में कर दिया आपका छोटा छोटा होल्स। तो होल्स वाला एनोड को हम लोग क्या बोलेंगे? परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड। ठीक है,
ये जो है इसको बोलेंगे परफोरेटेड एनोड। और ये परफोरेटेड एनोड से एनोड के पीछे हम लोग क्या करेंगे, एक कोटिंग करेंगे। किस चीज़ का कोटिंग करेंगे, जिंक सल्फाइड का ZnS, जो कि एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई लाइट पार्टिकल्स अगर गिरेगा तो वो ग्लो करेगा, ग्रीन कलर का ग्लो करेगा। तब हम लोग उस टाइम में जो ये सब सेटअप करने के बाद जब हम लोग बैटरी को ऑन कर देंगे तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि ये जो स्क्रीन है ये ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है मतलब कुछ चीज़ कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है और जो वो होल्स है, होल के अंदर से वो जा रहा है, क्योंकि होल है इसलिए होल के अंदर से जा रहा है। तो ये जरूरी जाहिर सी बात है तो कि इसको क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी वो होल से जाके पार होके वहाँ पे जा पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और उसके बाद इधर पे अगर इस पाथ में अगर एक पिन रखा गया, पिन रख के देखा गया कि ये पिन जो है वो मूव करता है, मतलब ये जो चीज़ कैथोड से जो एनोड तक जा रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपका मोशन में है, इसीलिए पिन को मूव करा रहा है। ठीक है, ये जो कैथोड से जो एनोड तक जो चीज़ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। उसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से एनोड तक जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कैथोड रेस। और ये कैथोड रेस क्या करता है, एक्सरे भी प्रोड्यूस करता है। और ये कैथोड रेस का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से चेंज किया जाता है। ठीक है, इस कैथोड रे में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे पता चला नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक आ रहा है। तो इसी को बोलेंगे क्या, इसीलिए पता चल रहा है नेगेटिव से दूर जो जा रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा। और पॉजिटिव के सामने आ रहा है क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब कैथोड रे में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा और उसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। उसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज आपको मिला, मास आपको मिला, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आपको मिलेगा चार्ज टू मास रेशियो, जिसको E/m भी बोलते हैं, E/me। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, कूलम पर केजी, ये आपको याद रखना है। अभी आता है एटॉमिक नंबर। अभी आते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में। एटॉमिक नंबर जो है कोई भी एक एटॉम का एटॉमिक नंबर मतलब उसका प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपका क्या बोलता है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर अनचार्ज स्पीसीज होगा तो फिर क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेम होगा। अनचार्ज स्पीसीज जो होगा उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। और अगर चार्ज हो गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या सेम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। अगर चार्ज हो गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी सेम नहीं होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आता है, एक मिनट, इसको थोड़ा अपना जगह पे लेके जाता है। एक्चुअली इसका जगह ये है। ठीक है, चलिए अभी आता है कहाँ पे, अभी है एग्जाम्पल। जैसे नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है 14 और एटॉमिक नंबर कितना है 7। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है जेड इक्वल टू क्या होता है 7 और ए इक्वल टू क्या होगा 14। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसका मास नंबर हमेशा ऊपर रहेगा लेफ्ट साइड में और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे रहेगा। तो जेड इक्वल टू पी नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होगा। और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस 7, तो न्यूट्रॉन प्लस 7 इक्वल टू कितना है 14। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू होगा 7। तो इसका मतलब इस पे क्या होगा, इसमें क्या बोलता है, नाइट्रोजन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रोटॉन भी 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है।
पर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम 3+ और जिसका मास नंबर है 27 और 13 है उसका एटॉमिक नंबर। 13 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा 13 और मास नंबर 27 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा आपका 27। तो न्यूट्रॉन होगा क्या 27 माइनस 13 तो हो जाएगा 14। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये बहुत बड़ा बात है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नॉर्मली जब कोई स्पीसीज अनचार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, इक्वल टू प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। ठीक है, दोनों इक्वल होता है। पर यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज है, +3। हम लोग को पता है प्लस चार्ज जब आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम गया है। तो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था 13, तो अभी कितना कमा है, 3 कमा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अभी देखते हैं आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप मतलब क्या होगा, आइसोटोप मतलब आपका एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोटोप। उसके बाद आइसोबार क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन्स क्या है, सेम आपका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए आइसोटोप क्या है, आइसोटोप ये देखिए आइसोटोप का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। आइसोटोप का एग्जांपल कितना है, 20 Ne10, 21 Ne10, 22 Ne10। 10 कहाँ है, नीचे है, मतलब 10 क्या है, 10 है यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर। 10 कितना है, एटॉमिक नंबर है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है पर मास नंबर सेम नहीं है, तो ये तीनों क्या है, आइसोटोप है। उसके बाद नेक्स्ट 40 आइसोबार का एग्जांपल 40 Ar18, 40 Ka19, 40 Ca20। तो यहाँ पे ऊपर का सब नंबर क्या है, 40 है, मतलब सेम है। तो ऊपर का नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, मास नंबर, तो मास नंबर सेम है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोबार है। ये तीनों क्या है, आइसोबार है। उसके बाद आइसोटोन 14 in 6 C6, 15 N7, 16 O8। तो यहाँ पे ना कोई नंबर, ना मास नंबर, ना एटॉमिक नंबर, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो फिर क्या है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सब में क्या है, 8 न्यूट्रॉन है, सब में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। ठीक है, अभी कुछ स्पीसीज में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे हर एक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 माइनस लगा हुआ है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का टोटल एटॉमिक नंबर होता है 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे ही ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एक्स्ट्रा है तो 8 + 2 10, ऐसे करके सबका क्या होगा, 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में पहला आता है थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने दिया था थॉमसन मॉडल। वो थॉमसन मॉडल ने उसने क्या बोला कि जो एटॉम होता है वो एटॉम कैसे होता है, एटॉम होता है तुम्हारा आपका वाटरमेलन जैसा। क्या बोलते हैं, वाटरमेलन जैसा। तो इस वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन में जो फ्लैशी पार्ट होता है और कुछ सीड्स होता है इसके बीच बीच। तो क्या बोला गया कि ये जो फ्लैशी पार्ट है वो पार्ट क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ये सीड्स है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसको ऐसा बोला माना गया। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से ऐसे रहते हैं कि मतलब पूरा एटॉम न्यूट्रल बने, एक दूसरे के साथ ऐसे बैलेंस करके रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये एटॉमिक मॉडल जो है ये माना नहीं गया। क्यों माना नहीं गया, क्योंकि ये एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं वो नहीं बोला गया। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं बोला गया। उसके बाद ना ही न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बात किया गया। तो ये सब क्या है, इस जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। ये एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया है। क्या एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया गया, किसी एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा, थिन गोल्ड फॉइल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो
आपका क्या किया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो एक डायग्राम है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे लगने के लिए जा रहा है, और साइड में क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाके जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तब क्या होता है, ग्लो करता है, ठीक है। और इस ग्लोइंग को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ सेटअप ये है, रियल लाइफ सेटअप इसका आप देख सकते हैं, ये वाला है रियल लाइफ सेटअप। इसमें जो ये है गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये है गोल्ड फॉइल। ये जो है ये है आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स। उसके बाद ये दोनों जो है ये है डिटेक्टर, ये है क्या, डिटेक्टर, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है कि अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिरा कि नहीं। ये एक मुझे इंटरनेट से एक वो मिला, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप मिला, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलिए अभी जो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन देखा गया। ऑब्जर्वेशन देखा गया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है, पास हो जाता है, गोल्ड एटम के बीच से पास हो जाता है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन करता है लार्जर एंगल में, जैसे कि ये सब लार्जर एंगल में डिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ जो है वो डायरेक्ट रिवर्स बैक हो रहा है, बहुत ही कम जो है वो रिवर्स बैक हो रहा है। मतलब कि ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट पास हो रहा है एटम से। इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होगा, इसीलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है। उसके बाद क्या बोला गया कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के आसपास होते हैं वो क्या होता है, सेंटर के आसपास अगर जा रहे हैं तो वो थोड़ा लार्जर एंगल में डिफ्लेक्ट करता है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में कोई एक बड़ा चीज होगा या सेंटर में एक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल जाता है वो डायरेक्ट रिवर्स आ जाता है, वो सेंटर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिवर्स कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे ये पता चला कि अंदर जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो इसी से पता चला कि ये रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन बीच में रहता है। ये देखिए आप, न्यूट्रॉन बीच में है और चारों ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये जो लाल लाल आप ड्राइंग सर्कल्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा। एक्चुअल में एक पाथ होता है, इनविजिबल पाथ होता है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, वेव्स मतलब कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करता है तो वेव्स जनरेट होता है, ठीक है, उसी को बोलता है वेव्स। तो वेव का जो आपका ऊपर के साइड में जो आपका वेव का ऐसे करके जो होता है, ऊपर के साइड में जो होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे के साइड में जो है पीक, उसको बोलता है ट्रो, ठीक है। पीक ऊपर के टाइप का पीक को बोलता है क्रेस्ट, और नीचे के टाइप का पीक को बोलता है ट्रो, TROUGH, ट्रो, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ पे एक ट्रो, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर कॉन्जिक्यूटिव ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ, जिसको ग्रीक लेटर लैम्बडा से क्या किया जाता है, लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका लैम्बडा है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इनटू करने से क्या आता है, सी आता है। सी यानी कि आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद आपका वेव पीरियड क्या है, 1 फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ बाय वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी होगा यहाँ पे, ठीक है, सी होगा। तो ये क्या है, वेव पीरियड या फिर टाइम पीरियड ऑफ ए वेव, ये इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेव नंबर को कैसे लिख सकते हैं, वेव नंबर इक्वल टू 1 वेवलेंथ, ठीक है। वेव नंबर को लिखते हैं न्यू बार, न्यू के ऊपर ऐसे एक बार होगा, न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्बडा, ठीक है। वेव नंबर है न्यू बार और आपका लैम्बडा है वेवलेंथ।
अभी हम लोग आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रोपागेशन होता है, जो वो जाता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या उसके मतलब वो जब जाता है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर से नीचे, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। खुद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी परपेंडिकुलर है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रहा है उसके साथ भी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया जाता है तो उसको एक साथ मिलके बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है, ये पूरा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है सब यहाँ पे है। तो 10⁻20 से लेके 10⁻4 इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और 10⁻11 से लेके 10⁻3 तक इनका वेवलेंथ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आता है गामा रे, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, बीच में जो एक व्हाइट ये जो दिख रहा है ये क्या है, बहुत ही छोटा जगह है जिसका आपका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻6 to 10⁻⁷ के बीच। ठीक है, तो इस एरिया को बोलता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में ही हमको जो कोई भी चीज का कलर दिखाई देता है, बहुत चीजें हमको दिखाई नहीं देता, जैसे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है क्या हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। रेडियो का जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। उसके बाद माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव का जो रेडिएशन है वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल नहीं करता है। जो चीज विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करता है वही हमको दिखता है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, ये वाला जगह। ठीक है, यहाँ से 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन है सब कुछ दिखता है, और इनमें ये कलर भी दिखता है हमको। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मैक्स प्लैंक जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था, जो एनर्जी है, एनर्जी अगर किसी भी चीज से निकलता है तो इसको बोलते हैं इमिट। ठीक है, और किसी भी चीज में अगर एनर्जी लेता है, कोई भी चीज अगर एनर्जी लेता है तो उसको बोलता है एब्जॉर्ब। ठीक है, इमिट मतलब एनर्जी निकलना, और एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी आना। ठीक है, एब्जॉर्ब बी होगा एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी आना। तो अभी ये जो क्या बोलता है मैक्स प्लैंक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो एनर्जी होता है जब इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है तब क्या होता है, हमको तो लग रहा है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रहा है या फिर कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा है, पर ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है। ये कैसे होता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है इमिट और एब्जॉर्ब। ये क्या होता है, स्मॉल पैकेट में होता है। ठीक है, स्मॉल पैकेट में होता है, और उसी पैकेट को बोलता है क्वांटा। एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट है उसी पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लैंक ने एक फॉर्मूला भी दिया था, E = h न्यू। E = h न्यू, E मतलब एनर्जी, H मतलब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लोग को थोड़ा पहले मिला था C = न्यू लैम्बडा, तो उससे हम लोग न्यू का वैल्यू अगर निकालेंगे तो C/λ हो जाएगा। तो ये C/λ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को भी मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेटल के ऊपर अगर कोई मेटल के सरफेस पे अगर कोई लाइट गिरता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये उस इलेक्ट्रॉन को निकालने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और लाइट का जो पार्टिकल्स है उसका नाम क्या है, फोटोन। तो फोटोन से आया फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी से आया इलेक्ट्रिक, तो इससे नाम आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अभी ये जो बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम लोग तो बहुत सारा मेटल्स डे टू डे यूज करते हैं। सब मेटल्स में क्या ऐसा होता है, नहीं, सब मेटल्स में नहीं होगा। जो लाइट होगा, लाइट का एक फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा, जो हर एक मेटल के अलग अलग है। लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी होगा, उसी एनर्जी और उसी फ्रीक्वेंसी का लाइट आने से उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और वो सब फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसको क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब लाइट का पार्टिकल से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जब लाइट आता है या उसका पार्टिकल्स का एक मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होता है, तो वो जब मेटल पे गिरता है उस मेटल का इलेक्ट्रॉन को आके फोटोन क्या करता है, धक्का देता है। और फोटोन धक्का देता है तो कोई भी चीज़ एक कोलिशन होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फोटोन से इलेक्ट्रॉन तक। और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी जब मिल जाता है तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के ऊपर। क्या था, E इक्वल टू ए प्लस के ई, ठीक है। E इक्वल टू थीटा प्लस के ई। तो थीटा क्या है, थीटा है मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है थीटा, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी को लिख सकते हैं एच यू नॉट, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये क्या है, इसका मतलब है टोटल जो एनर्जी होगा, जिस एनर्जी से ये फोटोन आएगा, फोटोन का टोटल, फोटोन के पास दो टाइप का एनर्जी होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा मिनिमम एनर्जी और एक होना पड़ेगा उससे भी ज़्यादा, मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एक्सेस जो एनर्जी है वो भी होना पड़ेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी है उसी एनर्जी से आके अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव होगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव होगा। और इलेक्ट्रॉन को मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो फ्लो बनाए रहे, है कि नहीं। तो ताकि वो फ्लो बनाए रहे तो इलेक्ट्रॉन को पहले आके डिस्टर्ब करेगा प्रोटॉन। वो डिस्टर्ब करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो है आपका क्या बोलता है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो आपका ये शायद फाई है, यस, फाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी आता है हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या हो रहा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आपका क्या बोलता है, रिवॉल्व करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम तभी रिवॉल्व कर, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब mvr इक्वल टू nh/2 होना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका क्या बोलता है, जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगा वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगा। और जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है एक एटम का वो है ग्राउंड स्टेट। अभी ये सब जो बोला है ये सब क्यों बोला है, और ये जो बोर मॉडल है ये एप्लीकेबल है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन He+Li2+, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्या है, देखिए जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी ऐसा ही बोला गया था कि सेंटर में वो रहता है। पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी होगा और उस एनर्जी से अगर वो घूमेगा आपका न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एक ना एक टाइम में वो क्या होगा, न्यूक्लियस में आके डिसॉल्व हो जाएगा। और साथ वो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, एटॉम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ये रियल लाइफ में कभी होता नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना गया है, ठीक है। तो अभी जो बोर का एटम है, बोर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं होता है। बोर बोलता है इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी तो होता है ऑर्बिट में। क्या बोला है, ऑर्बिट में एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर का ऑर्बिट में जाना है, सपोज 1 नंबर ऑर्बिट से लेके 2 नंबर ऑर्बिट में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कहीं से, तब वो जा पाएगा। 2 नंबर से 4 नंबर, 1 नंबर से 4 नंबर जाना है तभी भी उसको ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा।
पर अगर उसको 4 से 2 तक आना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी इमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा एटॉमिक ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट जितना नंबर में जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा एनर्जी है इसका, ठीक है। तो अगर 4 वाला इलेक्ट्रॉन है उसका तो एनर्जी, उसको 2 में आने के लिए 2 वाला एनर्जी होना पड़ेगा, पर 2 वाला एनर्जी तो कम है 4 वाला से, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा, ठीक है। तो यही था बोर एटॉमिक मॉडल, पर इसका यही डिसएडवांटेज है कि ये एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ क्या है, इसका कुछ आपका फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट Rn इक्वल टू n²/z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट क्या है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल। वेलोसिटी क्या है, 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन अगर निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल N इक्वल टू n2-n1 इंटू n2-n1+1 डिवाइड बाई 2। n2 का क्या है, हायर एनर्जी लेवल, और n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। अभी आप लोग आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन गैस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक्साइटेड होता है, और उस एक्साइटमेंट से उसका कुछ रेडिएशन निकलता है। उस रेडिएशन को अगर प्रिज्म से देखा गया तो प्रिज्म से देख के एक डिटेक्टर में लिया गया तो फिर डिटेक्टर में क्या आएगा, ऐसे लाइंस आएगा, तो उसी लाइंस को बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस, उसी को बोलता है लाइन स्पेक्ट्रल्स और स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी देखते हैं हाइड्रोजन का क्या क्या टाइप का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इन्फिनिटी तक, हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग सीरीज का लाइन स्पेक्ट्रम है। जैसे कि n इक्वल टू 1, चाहे कोई भी आपका हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इक्वल टू 1 में, तो फिर ये कौन सा सीरीज में जाएगा, लाइमैन सीरीज में हो जाएगा, और जिसको अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गिरता है, ठीक है। उसके बाद बाल्मर सीरीज n इक्वल टू 2 में अगर गिरेगा तो फिर जो सीरीज होगा वो होगा बाल्मर सीरीज, और वो विजिबल रीजन में आता है। n इक्वल टू 3 में होने से पासन सीरीज नियर इंफ्रारेड रीजन में आता है। n इक्वल टू 4 में ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड में आता है। n इक्वल टू 5 में आपका पीफान सीरीज जो कि फार इंफ्रारेड में आता है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है आपका वेव नंबर इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे n2 है आपका जहाँ पे जा रहा है, और n1 है जहाँ पे आया है, जहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे RH का वैल्यू है इतना, ठीक है, ये है RH का वैल्यू। क्या हो गया इसको, ये है RH का वैल्यू 109,677.57 पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कभी भी एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एग्जैक्ट पोजीशन, उसका मोमेंटम मतलब होता है P से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो ये चीज़ जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा। मास तो हमेशा सेम रहेगा, पर वेलोसिटी जो है वो चेंज करता रहेगा, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग इसका एक इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन भी दिया था, डेल्टा x, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा x डॉट डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो मोमेंटम क्या होता है, m डॉट b मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसका पहले डेल्टा नहीं आया, तो वेलोसिटी चेंज होता है तो डेल्टा भी आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 4 इंटू h/4π,
ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, जो मास है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इस तरफ भेज दिया राइट साइड की तरफ, तो h बाई 4πm ये हो गया तो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटॉम। अभी जो आपका बोर एटॉम है, बोर एटॉम में भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोर एटॉम में? बोर एटॉम में दिक्कत है कि ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके बाद हम लोग क्या, और एक एटॉमिक मॉडल का जरूरत था जो परफेक्ट हो। उसको किसने दिया? स्क्रोडिंगर ने दिया। स्क्रोडिंगर ने एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाया। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सॉल्व करके एक शॉर्ट फॉर्म में लाया गया जो ये है। इसमें एच कैप का मतलब है हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? NLM मिलेगा, जो सब क्या है? क्वांटम नंबर, ठीक है, जो सब है क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर बोलता है इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, और उस पोजीशन से कोई भी एक एटॉम का स्ट्रक्चर को पता चलता है। तो अभी जाते हैं क्वांटम नंबर में। आ रहे हैं क्वांटम नंबर। जो एटॉम जो है स्टूडेंट्स, एटॉम में क्या होता है? एटॉम के अंदर में क्या रहता है? एटॉम के अंदर में रहता है शेल, ठीक है। शेल के अंदर में रहता है सबशेल, सबशेल, और उस सबशेल के अंदर में होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो कितना शेल है, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। उसके बाद सबशेल का नाम के बारे में बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर l। ऑर्बिटल में कौन सा आपका क्या है, उसका ओरिएंटेशन है, उसको कौन सा ऑर्बिटल में कौन है, कैसा है, पहला ऑर्बिटल में कैसा है, दूसरा ऑर्बिटल में है कि नहीं, वो सब के बारे में बोलता है ML, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि बोलता है कि ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और दोनों का अलग अलग स्पिन है। तो उसके स्पिन का क्या वैल्यू है? एक का वैल्यू है +12 जो अप स्पिन है, और जो डाउन स्पिन है वो है -12। दोनों का ऑपोजिट स्पिन होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी डिटेल्स में क्वांटम नंबर को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो अभी आ गया आपका क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। n मतलब शेल। ये देखिए हमको बोर मॉडल ऑफ एटम में भी मिला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये जिस पाथ में घूमता है इसको बोलता है ऑर्बिट। ऑर्बिट या शेल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? शेल, ठीक है। शेल का जो नंबर है ये 1, ये 2 ऐसे करके न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना नंबर इसका बढ़ता रहेगा, 3, 4 ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये शेल नंबर कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो L का वैल्यू क्या होता है? L का वैल्यू होता है, उसके बाद होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर L। L का वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। जैसे कि अगर n का वैल्यू है 3, सपोज n का वैल्यू हो गया 3, ठीक है, n = 3, तो L का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, n-1 तक, मतलब 3-1, 2 तक, ठीक है। अभी L का अलग अलग L का जब अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लेटर लिखा जाता है, और वो लेटर सबसेल का नाम बताता है। जैसे कि L का अगर वैल्यू हो गया 0 तो फिर आएगा S, अगर 1 हो गया तो आएगा P, अगर 2 हो गया तो आएगा D, और अगर 3 हो गया तो होगा F, 4 हो गया तो आएगा G, ठीक है। तो इससे कैसे सबसेल का नाम पता चलेंगे? सपोज देखते हैं। सपोज n का नाम है, n का वैल्यू है कितना? n का वैल्यू है आपका 4, ठीक है, n का वैल्यू है 4। तो L का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 0 to n-1, ठीक है। अभी सबसेल का क्या क्या नाम आएगा? पहले लिखेंगे n का वैल्यू 4, उसके बाद L के लिए क्या नंबर लेटर आएगा? 0 के लिए आएगा S, तो S लिखेंगे। फिर से 4, ये 1 के लिए क्या आएगा? P आएगा, 2 के लिए क्या आएगा? D आएगा, 3 के लिए क्या आएगा? F आएगा। तो वैसे ही सबसेल का नाम हमको पता चल गया। अभी ये जो ML है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कैसा है? ये ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है कि जितना भी ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? 2l+1 से, ठीक है। अगर सबसेल हो S, ठीक है, जिसमें उसका L का वैल्यू होगा 0, तो फिर 2l+1 का वैल्यू कितना आया? 2l+1 का वैल्यू आया 1, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर P हुआ 1, इसका मतलब कितना आएगा? 2 × 1 + 1, तो 3 ऑर्बिटल। उसके बाद D होने से कितना आएगा? 5
2 होगा एल का वैल्यू तो 5 ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, ये बोलता है। और हर एक ऑर्बिटल का अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है, जो कि क्या होता है, जो होता है -L से लेके +L तक, -L to +L, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे L का वैल्यू है 0 तो फिर इसका वैल्यू होगा 0, L का वैल्यू अगर 1 है तो ml का वैल्यू क्या क्या होगा, -1 0 +1। इसका वैल्यू सपोज 3 है तो इसका होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर तो मैंने थोड़ा पहले बोला ही था। अभी शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल का होता है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्पेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल। पी ऑर्बिटल का शेप आपको दिखेगा कि दोनों साइड में क्या है, 2 लोब्स है, बैलून जैसा चीज़ है, ठीक है। तो डम्बल में भी आप देखते हैं दोनों साइड में 2 प्लेन क्या होता है, प्लेट्स होता है, इसलिए इसका डम्बल शेप, ठीक है। और डी में देखिए पी के जैसा डबल है तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डम्बल। क्या बोलेंगे, डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप, ठीक है। तो ये देखिए पी का जो होता है, पी का हमने देखा था थोड़ा पहले कि 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz, ये pz होगा, pz, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 होता है ना, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के तरफ जो p ऑर्बिटल है वो होगा px, जो y एक्सिस के तरफ है वो होगा py, और जो z एक्सिस के तरफ है वो होगा pz। उसके बाद आता है d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में आपको देखने को मिलेगा क्या, डी ऑर्बिटल में आपको देखने को मिलेगा 2 टाइप्स ऑफ, क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल है। एक है जिसमें आपका क्या बोलता है, जो वो ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस के बीच में है, ठीक है, एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस है ये। फिर डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, डी एक्स जेड, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, डी ये होगा वाई जेड देखिए वाई और जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है। पर जो और जो 2 है वो है अलोंग द एक्सिस, ये x के तरफ 2 और y के तरफ 2, इसलिए x² y², dx² y²। और ये जो है dz² सिर्फ z के तरफ होता है, और बाकी जो क्या बोलता है लोब होना चाहिए था वो उस लोब के बदले में क्या होता है, एक ऐसे रिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो रिंग के जैसा ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब हम लोगों को पता चल गया, बहुत सारा ऑर्बिटल का नाम भी पता चल गया। हम लोगों को क्या पता चला, सबशेल होता है, सबशेल होता है, ऑर्बिटल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल या सबशेल है इसका जो इंक्रीजिंग एनर्जीज जो है इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। सबका एनर्जी सेम नहीं है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। सबसे छोटा है 1s, ठीक है। तो ऐसे ही इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी है इस हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। तो सबसे पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 3s में, 2p में, उसके बाद जाएगा 3s में, उसके बाद जाएगा 3p में, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। तो आपको इतना तक एटलीस्ट याद रखना है कि 1s के बाद आता है क्या, 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 3s, 2p, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, ठीक है। इतना तक आपको याद रखना है एटलीस्ट, ठीक है। अभी आता है पॉइलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉइलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उनका भी स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। एक का होगा +½ दूसरा का होगा -½ एक अगर ऊपर का अप स्पिन होगा, ऊपर के तरफ में स्पिन करता होगा, तो दूसरा डाउन स्पिन होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और उसके बाद है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या बोलता है कि जो पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल है वो कैसे होगा। सपोज एक सबशेल है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, ठीक है। कोई भी एक p सबशेल होगा, इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो इसका अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे पेयर कराना तब तक मना है जब तक ये पूरा ऑर्बिटल क्या नहीं होता, हाफ फील्ड नहीं होता। ये हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद फिर से और एक इलेक्ट्रॉन सपोज हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर 4 नंबर इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए
अभी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप देख लीजिए। तो उसको देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए मैं फिर से ये रिपीट नहीं करूँगा। तो आप लोग देखिए, और चैप्टर 1 का आप लोगों ने जैसे रिवाइज किया है सेम वैसे ही चैप्टर 2 का भी करना है, उसका भी क्वेश्चन आंसर जल्दी ही आ जाएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।